सभी का स्वागत है। हम लोग वापसी में बसंती के भोजन के बारे में, उनके पकवान के बारे में चर्चा कर रहे थे। और जिस दिन कहा गया था उस दिन शाम में बसंती जानबूझकर बहुत ही बेहुदा और जो कोई भी खाया ना जा सकता है ऐसा भोजन पकाने की चेष्टा करती है, और कोई भी उसे पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी गैदर बाबू उनको एनकरेज करने के लिए चुपचाप वो भोजन कर लेते हैं। लेकिन नरेंद्र जब खाने के लिए बैठता है तो चीखता है, चिल्लाता है कि इसे तो कोई नहीं खाते हैं। तो बसंती कहती है कि मत खाओ, तो मैं आपका कुछ भी आई एम नॉट गोइंग टू मतलब बेग यू, मैं कोई भी खुशामद नहीं करना चाहती कि खाओ भैया, नो, आपको पसंद है, आपको भूख लगी तो खाइए, वरना मत खाइए कहकर वो मुँह पर कह देती है। और नरेंद्र चिल्लाता है, चीखता है कि आखिर तुम्हें भोजन पकाने के लिए किसने कहा है? तो बसंती कहती है बाबूजी ने। तो नरेंद्र कहता है बाबूजी बैठे बैठे कुछ नहीं सोचता है, तो बाबूजी ने ये कह दिया है। और वो जब उठकर तैयार हो जाता है जाने के लिए तो माँ उनको समझाती है और फिर कहती है बेटा तनिक ऊँचा कहकर उसके लिए कुछ टेम्पररी कुछ भी वो स्नैक्स बना के उनको खिलाने की कोशिश करती है। और ऐसी स्थिति में जब माँ चली आती है सब खाने के उपरांत, तो गैदर बाबू पत्नी से पूछते हैं इतनी सयानी लड़की हो गई, शादी के योग्य, फिर भी उसे भोजन बनाने की शौक मतलब टैलेंट खूबी भी नहीं है क्या? तो जैसे ही वे पूछते हैं तो गैदर बाबू की पत्नी कहती है आता तो सब कुछ है लेकिन नहीं करना चाहती है, क्योंकि उसका यह मानना है कि अगर एक दिन भोजन ठीक से पकाएगी तो हर दिन आप उसे यही बनाने के लिए कहेंगे। ये समझकर उसने भोजन जानबूझकर कुछ ऐसा पकाई होगी कहकर गजानन बाबू की पत्नी कहती है। और जब नेक्स्ट डे इवनिंग जब बसंती भोजन पकाने के लिए तत्पर होती है, जानने की कोशिश करती है, तो देखती है कि अंदर आड़ी किचन में माँ रहती है। तो वो सोचती है कि शायद माँ भोजन पकाने जा रही है, तो वाई आई शुड इन्वॉल्व कहकर तो फिर वो बाहर आती है और आकर बैठक से बाहर जाने की कोशिश करती है। तो गैदर बाबू उनको रोकते हैं, पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि मैं अपने सखी शीला के घर जा रही हूँ। तो पिताजी कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ अंदर और जाकर पढ़ाई करो। गैदर बाबू ने कड़े स्वर में कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई। गैदर बाबू शाम को रोज़ टहलने चले जाते थे। लौटकर आए तो पत्नी ने कहा क्या कह दिया बसंती से? शाम से मुँह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। देखिए, तो मतलब अब ऐसा लोग गैदर बाबू से कहते हैं कि गैदर बाबू की ही गलती है। यहाँ पर गलती बसंती की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे पिताजी ने गैदर बाबू ने बसंती से कह दिया है कि शीला के यहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाकर अंदर जाकर अपनी पढ़ाई करो। तो वो कुछ समय के लिए अनिश्चित होकर खड़ी रहती है, उसके बाद मुँह लटका के अंदर चली जाती है। तो फिर बाद में माँ आकर गैदर बाबू से पूछती है कि क्या कह दिया उससे आपने कि शाम से मुँह लपेटे, जैसे कि कोई बैंडेज डालते ना, हाँ तो ऐसा, तो मुँह लपेटे वो पड़ी है और शाम से खाना भी नहीं खाया। गैदर बाबू खिन्न हुआ है पत्नी की बात का, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्दी ही कर देनी है। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी। जाना हो तो पिछवाड़े से जाती है, फ्रॉम पिछवाड़ा। यस, मैं बताता हूँ व्हाट इज पिछवाड़ा। गैदर बाबू ने एक बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला रूठी हुई है। गैदर बाबू को रोष हुआ, लड़की के इतने मिजाज जानने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं। फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी कि अमर अलग रहने की सोच रहा है। देखिए, तो गैदर बाबू खिन्न हो गए, थोड़े बहुत दुखी हो गए थे, और पत्नी की बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और न ही उनके प्रश्न में कोई उत्तर उन्होंने दिया है। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि जितनी जल्दी हो सके बसंत की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि लड़की तो सयानी हो गई है। और जब लड़की अड़ोस पड़ोस में ज़्यादा अगर आना जाना लग जाता है तो किसी भी पिता को, किसी भी माता को थोड़ा बहुत
तो चिंता तो बढ़ ही जाता है। और ये एक ऐसे पिता है, बहुत ही जिम्मेदार पिता है, इसलिए उन्होंने सोचा है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसकी हाथ पीले कर देंगे, बसंती की शादी कर देंगे तो गंगा नहा लूँगा कहकर वे सोचते हैं। और उसके बाद जो बसंती है ना हमारी, हाँ, तो बसंती क्या है, अब पिता से बची बची रहती है। और इतने नहीं, कभी शीला के घर जाना भी है तो पिछवाड़े से जाती है, क्योंकि जनरली अब आजकल तो हमारे घर में तो शायद वो सुविधा है तो ठीक है, इफ़ वी हैव 2 और 3 डोर्स वेज रास्ते हैं तो ठीक है, क्योंकि आजकल अपार्टमेंट के हम लोग कल्चर में रहते हैं तो एक दरवाज़ा ही बहुत है, 2 दरवाजे तो बहुत मुश्किल से मिल जाता है इफ़ वी हैव 2 वेज। तो जनरली उस ज़माने में 2 द्वार तो कॉमन था, एक आने के लिए एक बाहर जाने के लिए। तो जो पिछवाड़ा के जो रास्ता है, बैक डोर जो है, बैक डोर से चली जाती थी, मतलब बैठक से जाएंगी तो पिताजी वहाँ पर गोरखा की तरह फिर पूछेंगे कहाँ जा रही हो, तो ये प्रश्न तो होगा। तो बेटर ये है कि पिछवाड़े से चली जाएगी तो प्रॉब्लम ही नहीं है। और इतने नहीं, देखिए अब जब कभी पिताजी मतलब गयाधर बाबू अपने पत्नी से पूछते थे तो वो कहती थी कि रूठी हुई है, जबकि माँ को भी पता है कि वो शीला के यहाँ गई है। देखिए माँ ही स्वयं कभी कभी जाने अनजाने में अपने बच्चों को डॉट 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 बिगाड़ देती है। सारी माता ऐसी नहीं है, कुछ माता ऐसी, प्योर माता, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे ही उत्तर मिलता है कि रूठी हुई है तो गयाधर बाबू को बहुत रोष आता है कि 18-19 साल की जो कन्या है कि उसके इतने मिजाज, क्या उसके इतने एटीट्यूड कि पिताजी ने कह दिया है, जाने के लिए मना कर दिया है, तो क्या पिता से बात करना बंद कर देगी। तो उनको बहुत रोष आता है, गुस्सा आता है। और दुख नहीं है, वो तो गुस्सा है, क्रोध है। और उसी समय ही पत्नी कहती है कि अमर भी अलग होना चाहता है, ही वांट टू बी, यस, अलग से खिचड़ी पकाना चाहेगा, मतलब यू वांट टू बी सेपरेट फ्रॉम दिस फैमिली। हु? अमर। अमर कौन है? गजाधर बाबू का बड़ा बेटा। बेटी कांति है, शादी करके चली गई है, अब वो आउट ऑफ फोकस, कट, उसका पता साफ हो गया है। बड़ा बेटा अमर है, अमर और उनकी पत्नी है। अब और 2 बच्चे हैं उनके, एक है नरेंद्र और दूसरा है बसंती, जो दोनों भी कॉलेज में पढ़ाई करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? सो क्यों? गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा, वाई यू वांट टू बी सेपरेट फ्रॉम अस? पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थी। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने की जगह नहीं। अमर को अब भी वह छोटा सा समझते थे और मौके बेमौके टोक देते थे। बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तक फूहड़पन पर ताने देती रहती थी। हमारे आने से पहले भी कभी ऐसी बात हुई थी? गजाधर बाबू ने पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर बताया कि नहीं, पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था, बहू को कोई रोक टोक न थी। अमर के दोस्तों का प्रायः यही अड्डा जमा रहता था और अंदर से नाश्ता चाय तैयार होकर जाता रहता था। बसंती को भी वहीं अच्छा लगता था। देखिए, तो मतलब यहाँ पर अमर अलग होना चाहता है तो उसके पीछे सीधा कारण गजाधर बाबू ही निकले, क्योंकि पत्नी साफ साफ तो उत्तर नहीं देती है, लेकिन इंडर भी कह देती है कि अमर के और अमर के बहू के बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं। उनका ये कहना है कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही रहते हैं। अगर वो बैठक में ही रहेंगे तो आने जाने वाले कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे? तो कोई घर पर आ भी जाता है तो उन्हें कहाँ बिठाएंगे, उनके लिए जगह कहाँ रहेगी? तो ये उनकी शिकायत थी। और इतने नहीं, वंस अपॉन ए टाइम अमर जो है ना इस घर का मालिक बना रहता था और उसके दोस्त प्रायः यहीं आते थे। हर दिन शाम में यहीं उनका अड्डा था। लेकिन अब गजाधर बाबू आगे है तो उनके दोस्तों का आना जाना सब कुछ बंद हो गया है। एंड अभी भी गजाधर बाबू अमर को छोटा बच्चा समझते हैं और मौके बेमौके पर उनको डांट भी देते थे, फटकारते भी है। और इतने नहीं, पत्नी को भी
वहाँ की फुहड़पन से बहुत बेजार हो जाती है। और इतना ही नहीं कि उनके पास जो आज़ादी थी, फ्रीडम था, स्वच्छता थी, वो सब खत्म हो गई है। Now they don't have any kind of freedom. Once upon he became the boss of the family, but now is no more. क्योंकि गदाधर बाबू जो आगे, और इतना नहीं, गदाधर बाबू पूछते हैं क्या मेरे आने से पहले कभी कुछ ऐसी बात बनी थी, क्या कोई ऐसा कोई सिचुएशन संदर्भ आया है कि अमर अलग होने के बारे में कुछ कहा था, कुछ ऐसी स्थिति आई है? तो वो कहती है नो। तब उस समय बात नहीं आई तो आज क्यों बात आ रही है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ये जो छोटा सा बालक भी अनायास ही जान लेता है। इज इट नॉट सो? ऐसे स्थिति में गदाधर बाबू सोचते हैं कि जब अमर या अमर के दोस्त आते थे तो उनके लिए चाय नाश्ता सब कुछ किचन से बैठक में आया करता था, वो यहीं बैठते थे, गप्पे शप्पे लगाते थे, और वो तो होते ही है, और साथ में बसंती भी बहन देती थी, क्योंकि बसंती को भी उनके साथ है ना अच्छा लगता था। एक जवान लड़कियों को भी अपने भाई के मित्रों के साथ बैठना अच्छा लगता है, ये समझ नहीं पाया। तो गदाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, डोंट मेक एनी काइंड ऑफ हरी बरी, मतलब सोच के समझ के कोई भी निर्णय ले, क्योंकि जल्दबाजी में जो भी हम लोग निर्णय लेते हैं वो हमेशा दुखदायी होता है। इसलिए गदाधर बाबू ने कहा कि थोड़ा बहुत संभल के काम ले। अगले दिन सुबह घूम कर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अंदर जाकर पूछने वाले ही थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने यह कहने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो आचार रजाइयों और कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लगी पाई। गदाधर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने के लिए दीवार पर नजर दौड़ाई, फिर उसे मोड़कर अलगनी के कुछ कपड़े खिसका कर एक किनारे टांग दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, तब आखिरकार बूढ़ा ही था। सुबह शाम कुछ दूर टहलने अवश्य चले आते, पर आते आते थक उठते थे। गदाधर बाबू को अपना बड़ा सा क्वार्टर याद आ गया। तो अगले दिन सवेरे जो है ना, गदाधर बाबू एज पर शेड्यूल तो वो वॉकिंग के लिए चले गए। फिर वो जब वापस लौटे तो बैठक में उन्होंने अपनी चारपाई को नहीं पाया है, वोंट फाउंड हिज चारपाई। तो उन्होंने ध्यान दिया कि चारपाई कहाँ है, और अंदर जाकर पूछने वाले थे कि मेरी चारपाई कहाँ गई है, लेकिन उन्होंने अंदर ध्यान दिया है रसोई में कि अंदर उनकी पत्नी बैठी हुई थी, और उन्होंने यह कहने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप हो गए, क्योंकि अब पहले अमर अलग होने वाले हैं। अब मैं ऐसी स्थिति में बहू को बुलाकर कुछ और काम कहूँगा तो शायद वो और भी बुरा मान सकेंगे। इसलिए उन्होंने चुपचाप कुछ नहीं कहा। वहाँ अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो जब अंदर पत्नी के कमरे में जाकर जब देखते हैं तो वो अचानक के मर्तबा रजोइयों से भरे हुए डिब्बे, कनस्तर, बॉक्स सब कुछ था, लेकिन उन्होंने पाया कि उनकी चारपाई उनके कमरे में है। तो चुपचाप किसी से कुछ भी नहीं कहा है और जाकर वहाँ पर वो लेट गए हैं। और लेटने से पहले उन्होंने अपना कोट उतारा और उस कमरे में कोट को टांगने के लिए खूंटी देखी, तो कोठरी में कहीं पर भी उनको कोट टांगने के लिए दीवार पर कुछ दिखाई नहीं दिया था। तो उन्होंने क्या किया है, जो अलगनी है, जो पार्टीशन है, पार्टीशन के ऊपर जनरली पत्नी या फिर बसंती के कपड़े होते हैं, तो उन कपड़ों को उन्होंने कुछ दूर हटा दिया और अपने कोट को उसके ऊपर टांग दिया है, डाल दिया है। और गदाधर बाबू कोट उतार कर उनके चारपाई के ऊपर लेट गए हैं और बिना कुछ खाए पिए ही वो अपने
चारपाई के ऊपर लेट गए हैं। कुछ भी हो, तन आखिरकार बूढ़ा ही हो गया है। रोज़ सवेरे और शाम कुछ समय वॉकिंग के लिए जाते थे, फिर आते आते थक जाते थे और आकर कुछ समय के लिए विश्राम करते थे। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा जो रेलवे का जो क्वार्टर था वो याद आया है। कैसा था वो क्वार्टर? निश्चित जीवन। सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, फिर चिर परिचित चेहरे और पटरी पर रेल के पहियों की कटकट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह था। तूफान और डाकगाड़ी के इंजनों की चिंगाड़ उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ रामजी मल के मिल के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते, वह उनका दायरा था, वही उनके साथी। वह जीवन अब उन्हें खोई निधि सा प्रतीत हुआ। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी न मिली। तो देखिए, तो उनका जो रेलवे का जो क्वार्टर का जो जीवन है वो उनको याद आता है। वो बहुत बड़ा सा क्वार्टर था और निश्चिंत जीवन, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, रहने के लिए कोई तंगी या फिर कमी नहीं था। निश्चित जीवन, बिना किसी झंझट वालों का जीवन था। और सुबह पैसेंजर ट्रेन जब आता था तो चहल पहल होती थी स्टेशन के ऊपर, और चिर परिचित चेहरे, मतलब जो रोज़ जो ट्रेन से जाने वाले जो लोग होते हैं तो उनके वो चेहरे देखते थे। और पटरी पर रेल की कट कट पहियों की जो आवाज़ है वो उनके लिए कोई मधुर संगीत से कम नहीं था। और उतना नहीं, तूफान या फिर डाक मतलब मेल, यस, डाक गाड़ी की जो चिंगाड़ है, जो दहाड़ है, वो उनके लिए वही उनके रातों की साथी थी। और सेठ रामजी मल के मिल में जो तेल का उनका जो मिल है, सेठ रामजी मल का एक तेल का मिल है उनके स्टेशन के पास ही। तो उनके मिल में काम करने वाले जो कारीगर है वही उनका दायरा था, मतलब वही उनका सोसाइटी था, सर्कल था। और वही जीवन अभी उनको जो है ना एक बहुत बड़ा ट्रेजर की तरह लग रहा था, क्योंकि अब तक उन्होंने जो जीवन बिताया है वो अलग है। वो एकदम सुखी जीवन था, निश्चिंत कंफर्म जीवन था, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी तनाव, एनी डिप्रेशन। लेकिन यहाँ पर मैं अपने परिवार से दूर रहकर सुखी था, अब मैं अपने परिवार के पास रहते हुए भी मैं सुख की अनुभूति नहीं कर पा रहा हूँ। इसकी बहुत उनको दुख की हिलना होती है। और उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी नहीं मिला, क्योंकि जब वो अपना क्वार्टर छोड़कर, गणेशी को छोड़कर, उनका स्नेह, प्रेम, अपनापन, मैत्री को छोड़कर जब सब छोड़ छाड़ कर यहाँ जब आ जाते हैं तो सोचते हैं कि मैं यहाँ पर बहुत सुखी हो जाऊँगा, क्योंकि 30-35 वर्षों तक मैं अपने परिवार, अपने बच्चों से, अपने पत्नी से दूर था। अब मैं यहाँ आ जाऊँगा तो मुझे बेशुमार प्यार, स्नेह, मोह, मैत्री मिलेगा। लेकिन जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उसमें से उनको एक ड्रॉप, एक बूंद भी उनको नहीं मिला, क्योंकि कोई भी प्यार से बोलने वाले नहीं मिले। प्यार जताना तो बहुत दूर की बात है। लेटे हुए वह घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज़, रसोई के बर्तनों की खटपट और उसी में दो गौरवों का वार्तालाप। और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी बात में दखल न देंगे। यदि गृहस्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह यही है तो यही पड़े रहेंगे, अगर कहीं और डाल दी गई तो वहाँ चले आएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं तो वो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र मांगने आए तो वह बिना कारण पूछे उसे रुपए दे दिए। बसंती काफ़ी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में रही तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उन्हें सबसे बड़ा गम यह था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन दक्ष नहीं
किया, वह मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं, इससे वह अनजान बनी रही, बल्कि उन्हें पति के घर के मामलों में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही थी। कितनी अच्छी पत्नी। कभी कभी कह भी उठती, ठीक ही है, आप बीच में ना पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, और जब सयाने हो जाएंगे तो शादी ब्याह भी कर लेंगे, चलो खेल खत्म, दुकान बंद। तो जैसे ही गायदर बाबू अपने जो पूर्व जीवन है, जो प्रीवियस लाइफ है, उसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने लेटे हुए घर की छत की और घर में जो विविध अलग अलग जो आवाज़ें, जो स्वर गूंजे हैं, तो उनको सुनते रहे, और बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज़ और रसोई के बर्तनों की खटपट, और उसमें दो गौरवियों की बातचीत करने की जो चहल पहल है, वो सब सुन रहे थे। और उन्होंने इन सब वातावरण को और ये सब आवाज़ों को ध्यान से सुनने के बाद उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि एट एनी कॉस्ट आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन एनी सिचुएशन, एनी कंडीशन, एनी इशू। तो मैं अब से घर के किसी भी कार्य में, किसी भी विषय में, किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफेयर कहकर वो अपने आप से कह देते हैं, क्योंकि मेरे घर में हस्तक्षेप करने से उनको दुख पहुंचता है, तो मैं अब से किसी से भी कुछ भी नहीं कहूँगा। क्योंकि यहाँ पर ये कोई साधारण बात नहीं है, अगर बड़े हमसे नहीं कहते हैं तो थोड़ा ध्यान देना। मे बी यू डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि हमारे घर वाले हमें कुछ भी नहीं कहते हैं। अरे मूर्ख, अरे पागल, जब तक तुम्हें कुछ कह रहे हैं तो समझना कि वो तुम्हारे ऊपर ध्यान रखे हुए तेरी भलाई के बारे में सोचे हैं, और कहना बंद कर दिया तो ये समझना कि वो तेरे को छोड़ दिया है, क्योंकि तू सुनने लायक नहीं है। और नहीं, हम लोग अपना बेकार में एनर्जी खराब करना चाहते हैं, इसलिए कहना बंद कर दिए, क्योंकि केवल उन्हीं बच्चों को कहते हैं जो सुनते हैं। अब जो बहरा है उसके सामने कहने से, छींकने से या फिर भौंकने से नो यूज़। अगर आपके घर वाले अगर आपको कुछ भी भला बुरा के बारे में, अच्छाई बुराई के बारे में नहीं समझाते हैं, तो यू आर द वेरी अनलकी फेलो, तुम बहुत ही दुर्भाग्यशाली कहना होगा। अगर आपके माता पिता कुछ कहते हैं तो अभी भी वो आपके भलाई चाहते हैं, तभी तो कहते हैं। बुराई चाहने वाले तो यही सोचते हैं अच्छा हुआ, जा रहा है हेल में, जहन्नुम में, भाड़ में। सो बहुत सारे घरों की स्थिति ऐसी होती है। बहुत सारे घर में माता तो कम, पिता और बच्चों के बीच में संबंध ही नहीं होते हैं, और पिता ना बच्चों से बात करता है, ना बच्चे पिताओं से। इट्स वेरी अनइजी सिचुएशन, सच कहूँ तो। लेकिन यहाँ पर एक पिता स्वयं वो कहना चाहते हैं कि मैं अब से किसी भी घटना में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी संदर्भ में इस घर के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे हस्तक्षेप करने से अगर इनको तकलीफ होती है तो वाई आई शुड इंटरफेयर, ये कहना चाहते हैं। तो वो उसी चारपाई के ऊपर बैठकर ये सब कुछ सोचते रहते हैं कि यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं, तो वो अपने ही घर में परदेसी की तरह, लाइक स्ट्रेंजर की तरह, लाइक ए गेस्ट की तरह, घोस्ट की तरह, बस एक चारपाई के ऊपर, एक खाट के ऊपर पड़े रहेंगे, उनसे कुछ भी नहीं कहेंगे। और उस दिन से सचमुच उन्होंने किसी भी इश्यू में, किसी भी संदर्भ में, किसी भी घटना में कुछ भी कहना ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। और नरेंद्र कभी आता था और आकर उनसे कुछ किसी चीज़ के लिए पैसे पूछते थे, पैसे, क्योंकि पिता के पास हम लोग जाते हैं केवल इसी के लिए। वो होता तो शायद थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट बातचीत वो भी बंद हो जाती। जब वो बेटा कमाने लगता है ना, तो पिता के पास जाता नहीं है। मुझे आप जैसे, आप तो बहुत अच्छे यार, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। सो कोई भी बेटा जो है ना, जब कमाने शुरू कर देता है तो पिता की परवाह नहीं करता है, क्योंकि पिता के पास जो धन है उससे ज़्यादा धन तो मेरे पास है ना, तो फिर पिता की ज़रूरत क्या है। ऐसे सोचने वाले पुत्रों की कमी तो नहीं है ना।
अब कहना होगा मेरा भारत। सो यहाँ पर गजेंद्र बाबू निर्णय लेते हैं। तो इस कारणवश जब भी नरेंद्र आकर कुछ भी पूछता था कि पिताजी पैसे चाहिए, तो कारण नहीं पूछते थे कि अगर 50 रुपये 100 रुपये उस ज़माने में वही बहुत बड़ी बात थी। तो जो कुछ अमाउंट पूछता था वो देते थे, और ना ही कभी कुछ कारण जानने का प्रयास उन्होंने किया है, और ना ही उनकी सयानी लड़की जो शादी की होगी, जो लड़की होगी ये बसंती, वो पड़ोस में जाती थी, चाहे वो शीला के घर हो या फिर किसी और सखी के यहाँ, देर देर रात तक वो बैठी रहती थी, लेकिन कभी भी उन्होंने उनसे कुछ भी बातचीत न की है, और न ही कभी कोई प्रश्न पूछा है, शिकायत की है। नो कंप्लेंट, नो कन्वर्सेशन एट ऑल। सो कुछ भी उन्होंने नहीं कहा है। और उन्हें सबसे बड़ा दुख गम उस समय हुआ था जब उन्होंने कुछ भी कहना बंद कर दिया है। जब वो शांत हो गए हैं तो उनके जीवन में ये जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन को पत्नी ने भी नहीं दिखा है, पत्नी ने भी उसको रिकग्नाइज, आइडेंटिफाई, पहचान नहीं की है। और कभी जब ऐसा कोई वातावरण में देखती है तो पत्नी कहती है ठीक ही है, आप अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं। अब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको छोटे बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। पत्नी का यह मानना